देखिए विद्यार्थियों, आज मैं एक और आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंतर्गत अपने को 2 अंक के प्रश्न मिलने की संभावना, जो 2 या 3 अंक का जो हमारे बोर्ड पेपर में प्रश्न आता है वो मिलने की अपने को संभावना रहेगी। इसके अंतर्गत मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चनों को रखा है जो आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें अगर अपन बात करें तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और पहले क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे क्या कहा गया है वो आप ध्यान से समझिएगा कि वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब विद्यार्थियों देखो, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस थोड़े से इनके आंसर बड़े हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा स्पीड में बोलने का प्रयास करूंगा, आप केवल ध्यान से इनको सुनने का प्रयास करें। वाणिज्य पशुपालन की प्रमुख विशेषताओं में अगर अपन बिंदु लिखना चाहें तो पहला बिंदु हो जाएगा अपने पास में, यह एक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान व्यवसाय है जो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होता है। दूसरा महत्वपूर्ण इसका बिंदु हो जाएगा अपने लिए कि इसमें पशु चारागाह फार्म स्थायी तथा विशाल क्षेत्र में फैले हुए मिलते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा, पशुओं की चराई को नियंत्रित करने के लिए इन विशाल चारागाह फार्मों में बाड़ लगाकर उनके भागों में अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया जाता है, अर्थात बांट दिया जाता है। और चौथा हो जाएगा, इस व्यवसाय में पशुओं की संख्या चारागाह वाहनों की क्षमता के अनुसार रखी जाती है। इसके अलावा पांचवा बिंदु देखिएगा इसमें आपसे एक कहा गया है कि केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। भेड़, बकरी, गाय, बैल तथा घोड़े व्यवसाय के प्रमुख पालित पशु होते हैं। पशुओं का पालन पोषण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है इसके अंतर्गत। और अगला रह जाएगा आपके पास में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इन पशुओं के उत्पादन का निर्यात भी किया जाता है। और व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। अब अपने पास में इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, आदिम स्थायी कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आदिम स्थायी कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें अपने से कहा गया है कि आदिम स्थायी कृषि की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो अपन इसमें बता सकते हैं, इस कृषि में भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है। इस कृषि में उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इस कृषि में उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अन्य व्यवसाय भी पनप जाते हैं। और इस कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुओं का प्रयोग खेतों की जुताई व परिवहन के लिए किया जाता है। इस कृषि का विस्तार उत्तरी पूर्वी मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य इंडीज के देशों में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, बोर्ड पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि ट्रक कृषि की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि ट्रक कृषि का मतलब है साग सब्जी वाली खेती, जिसमें सब्जी की खेतियाँ की जाती हैं उनको ट्रक कृषि भी कहा जाता है। ट्रक कृषि का मतलब ही यही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सब्जी को पहुँचाने में जो एक रात का समय लगता है, अर्थात ट्रकों के द्वारा एक रात का समय लगता है उस दूरी को तय करने के लिए, तो जिस सब्जी को वहाँ पे ले जा रहे हैं तो वह कृषि हमारी क्या कहलाएगी, ट्रक कृषि। अब इसके अंतर्गत आप 3-4 बिंदु लिख सकते हैं। पहला बिंदु आप सुनिएगा ध्यान से। पहले बिंदु के अंतर्गत, इस कृषि के अंतर्गत उन अधिक आर्थिक लाभप्रदायी कृषि फसलों साग सब्जियों की खेती की जाती है जिनकी मांग सीमावर्ती नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु सुनिएगा इसका, इस कृषि में अधिक पूंजी तथा गहन श्रम की आवश्यकता होती है। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है तथा इन खेतों का सीधा संपर्क उत्तम यातायात संसाधनों द्वारा उन सीमावर्ती नगरों से होता है जिनमें इस कृषि के उत्पादों की खपत होती है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आप लिख सकते हो इसमें, इस कृषि व्यवसाय में पर्याप्त सिंचाई, उर्वरक, उत्तम किस्म के बीज एवं कीटनाशक रसायनों का उपयोग किया जाता है। कुछ कम तापमान वाले क्षेत्रों में हरित प्रभाव एवं कृत्रिम तापमान का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु लिख सकते हो आप, जिन क्षेत्रों में कृषक केवल सब्जियों का उत्पादन करता है उस कृषक के खेत को ट्रक फार्म भी कहा जाता है। ट्रक फार्म से बाजार तक की दूरी ट्रक द्वारा अधिकतम एक रात में तय की जाती है, इसलिए इसे ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। अब आप अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इसको, फलोदान कृषि की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। फलोदान कृषि की विशेषताओं को जो स्पष्ट करने की महत्वपूर्ण अपन विशेषताएं बता सकते हैं। नंबर 1 विशेषता आप देखिएगा, पहली विशेषता, यह एक विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है
दूसरी आप लिख सकते हो इसमें कृषि में फूलों की कृषि की जाती है। और तीसरी विशेषता लिख सकते हो आप इसके अंतर्गत इस कृषि को नगरों की मांग के कारण किया जाता है, अर्थात शहरों में इसकी मांग होती है, इस कारण से इसका पैदावार की जाती है। चौथा हो जाएगा इस कृषि में मुख्यतः केला, आम, सेब, नाशपाती, नींबू, नारंगी, संतरा आदि फलों की खेती की जाती है। और पांचवा बिंदु हो जाएगा इस कृषि में किसानों को अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। और छठा इस कृषि में गुलाब, गेंदा, ट्यूलिप्स व अन्य फूलों की मुख्यतः कृषि की जाती है। सातवां बिंदु लिख सकते हो आप कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की खेती को करते हैं। और आठवां बिंदु लिख सकते हो यह कृषि महानगरों के समीप ही की जाती है। और नौवां बिंदु हो जाएगा उत्तम कृषि विधियाँ, उत्तम परिवहन व विश्वसनीय वर्षा से इस कृषि की बड़ी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है विद्यार्थियों कि उत्पादन आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो उत्पादन आधारित उद्योगों का जो अपन कहें तो उत्पादन के आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि उद्योग दो प्रकार के होते हैं। एक तो आधारभूत उद्योग और एक गैर आधारभूत उद्योग उत्पादन की दृष्टि से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आधारभूत उद्योग की। वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग एवं आधारभूत उद्योग जिसके उत्पादनों का प्रयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, अर्थात इनका जो उत्पादन होता है वो कच्चे माल के रूप में दूसरे में किया जाता है। दूसरा है अपने पास में इसका बिंदु जो है गैर आधारभूत उद्योग। इस उपभोक्ता वस्तु उद्योग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता वस्तु उद्योग भी कहा जाता है। इन उद्योगों से निर्मित उत्पादों को सीधे उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, वस्त्र आदि इस प्रकार के जो उद्योग है उनसे डायरेक्ट अपने क्या करते हैं, उपभोग के लिए उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, भारत में जनसंख्या के वितरण में मिलने वाली असमानता के निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और इसके 4 बिंदु यहाँ पे दिए हैं। एक जलवायु, धरातल, जल की प्राप्ति, खनिज। इन चारों बिंदुओं के बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। अपन पहला बिंदु जलवायु से संबंधित चर्चा करते हैं। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में जलवायु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक स्थान है, या अपन ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण कारक है। भारत की अत्यधिक दृष्टि से अनुपयुक्त है तथा ऐसे क्षेत्र अति विरल जनघनत्व दर्शाते हैं। यही कारण है कि हिमालय के अति शीत प्रधान पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र तथा तराई के अति आर्द्र क्षेत्र देश के लिए बहुत ही कम बसे हुए क्षेत्र सम्मिलित मिलते हैं। दूसरा बिंदु हो जाएगा यहाँ पे धरातल। अब धरातल के बारे में आप समझिएगा, उच्चावच की दृष्टि से उबड़ खाबड़ तथा विषमता रखने वाले क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी, कृषि कार्यों में असुविधा, परिवहन की समस्या तथा एकीपन होने के कारण से जनसंख्या कम मिलती है अपने को धरातल के आधार पर। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा इसका जल प्राप्ति। मानव के जीवन तथा उसके क्रियाकलापों के लिए जल एक आधारभूत संसाधन है। भारत के उत्तरी भाग में जनसंख्या के घनत्व पूर्व पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। इसके कारण से भी जल प्राप्ति भी अपने को अति आवश्यक है। उत्तरी पश्चिमी भाग में इंदिरा गांधी नहर द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है, जो अपने राजस्थान के अंतर्गत है। और चौथा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है जो अपने को दिया है खनिज के संसाधन। भारत के खनिज संसाधन क्षेत्रों में औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की पर्याप्त संभावनाएं बनी रहती है, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में मानव निवास के लिए आकर्षण होता है। भारत में दामोदर घाटी, छोटा नागपुर का पठार है ना, ये अत्यधिक खनिजों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है समझिएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों को बताइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं? तो पहला कारण आप बता सकते हो निम्न साक्षरता कि कम पढ़े लिखे होना। भारत में साक्षरता का दर बहुत ही कम है, जिसके कारण से भी जनसंख्या वृद्धि का एक पहलू सामने आता है। दूसरा बिंदु लिख सकते हो आप परंपरावादी सोच। कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी वही परंपरावादी सोच बनी होती है। उन सोच के कारण से भी भारत की जनसंख्या वृद्धि होने की संभावना तीव्र गति से बढ़ जाती है। इसके अलावा तीसरा बिंदु आप लिख सकते हो संयुक्त परिवार, क्योंकि परिवार समूह में रहने की प्रथा आज भी वर्तमान भारत में देखी जाती है, परंतु अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार ऐसी स्थितियां बहुत ही कम अपने को सामने आती है। और इन संयुक्त परिवारों के कारण से भी जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण होता है।
चौथा बिंदु है पुत्र के जन्म को प्राथमिकता देना। ये भी एक महत्वपूर्ण इफेक्ट डालता है जनसंख्या वृद्धि के कारण वृद्धि में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की लालसा हो जाती है कि पुत्र प्राप्ति अपने को हो, और उस पुत्र प्राप्ति के साथ में जनसंख्या वृद्धि होने का भी अंदेशा बना रहता है। किसी व्यक्ति के अगर 6 संतानें हो जाए, 4 संतानें हो जाए, तो उसके बाद में भी पुत्र प्राप्ति की ओर लालसा रखता है। पांचवा बिंदु हो जाएगा समाज में महिलाओं की अपेक्षित स्थिति, अर्थात समाज में हमेशा ही महिलाओं को एक उपेक्षित स्थिति के रूप में समझा गया है। केवल इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या महिलाओं को पुरुषों को समाज के अंतर्गत, पुरुषों ने महिलाओं को केवल समाज के अंतर्गत इनको केवल एक बच्चा पैदा करने की मशीन के समान ही समझकर एक दोहन किया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसकी कारण बन जाता है। तो अगला लास्ट आप कारण लिख सकते हो मध्य नगरीकरण, अर्थात भारत में जनसंख्या का जो वर्तमान स्थिति देखी जाती है 31.16%, जो 68.84% जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। तो इसका कारण है रूढ़िवादी परंपराओं के कारण से छोटे परिवारों को महत्व नहीं समझते हैं, और इन रूढ़िवादी स्थितियों के कारण से ही भारत की जनसंख्या में वृद्धि का महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 8 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है? जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका आप नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हो? आप कौन कौन से उपाय बता सकते हो? तो देखिएगा, यहाँ पे अपन पहला उपाय लिख सकते हैं, विवाह की आयु में वृद्धि करें, अर्थात जो विवाह की वर्तमान आयु है उसमें वृद्धि की जाए, जिससे जनसंख्या वृद्धि में कमी आए। इसके अलावा बाल विवाह को रोक होना चाहिए। ये सारे इसके अंतर्गत अपने इफेक्ट में डाल सकते हैं। जो वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जो भी अपने को विवाह न्यूनतम की आयु दे रखी है 21 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष लड़की की, तो वो कानूनी रूप से आयु होनी चाहिए, जिससे जनसंख्या वृद्धि में एक महत्वपूर्ण रुकावट आ सकती है। दूसरा बिंदु लिख सकते हैं उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि का मतलब यही है कि कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करें, जिससे प्रति व्यक्ति की आय बढ़े, और आय बढ़ने के कारण से भी रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, और रहन सहन के स्तर के कारण से भी भविष्य की योजनाओं का निर्माण करके हम जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। और तीसरा लिख सकते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम योजनाएं, अर्थात परिवार कल्याण के लिए जो कार्यक्रम योजनाएं हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर उनको सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा जागरण कार्यक्रमों का संचालन, छोटे परिवारों को महत्व देना, इस प्रकार की बहुत कुछ योजनाएं चलानी चाहिए भारत सरकार के द्वारा, जिसके कारण से भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। और अगला अपन बिंदु लिख सकते हैं शिक्षा का प्रसार। यदि भारत सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार किया जाए, या परिवार कल्याण योजनाओं के कार्यक्रम के तहत शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार किया जाए, तो शिक्षित व्यक्तियों में ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि जनसंख्या वृद्धि पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि हेतु उत्तरदायी कारकों में विवेचना कीजिए। यहाँ पे ये वृद्धि नहीं है भाई, वृद्धि पढ़ना, इसको थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, तो आप इसको वृद्धि पढ़िएगा। भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि हेतु उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तो अपन इसमें उत्तरदायी जो कारक है, पहला कारक दे सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या दे सकते हैं? रोजगार का अभाव है। दूसरा है नगरों में मिलने वाली सुविधाएं। तीसरा शिक्षा का प्रसार। चौथा कृषि का लाभकारी होना। और पांचवा हो जाएगा औद्योगिकरण। और छठा हो जाएगा लघु व कुटीर उद्योगों की समाप्ति। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में लिंगानुपात कम होने के प्रमुख कारण बताइए। तो भारत में लिंगानुपात कम होने के प्रमुख महत्वपूर्ण कारण है कि पुत्र के जन्म को प्राथमिकता प्रदान करना पहला कारण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बाल विवाह के कारण से पार्श्वकाल में महिलाओं की मृत्यु होना, जिसके कारण से भी लिंगानुपात घटता जा रहा है। और तीसरा लिख सकते हो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, ये भी महत्वपूर्ण है। बालिका शिक्षा का अभाव, बढ़ता नगरीयकरण, ये सभी इफेक्ट डालते हैं लिंगानुपात कम होने के लिए भारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके बारे में समझिएगा ये विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण हमारे पास में 10-11 कारक हैं, जिनमें से पहला कारक अपन बता सकते हैं अर्थव्यवस्था का प्रसार। दूसरा नगरीयकरण का स्तर। तीसरा जीवन स्तर। चौथा जातीय संरचना। पांचवा समाज में स्त्रियों की स्थिति। और छठा लिख सकते हैं मूल्य प्रणाली। और सातवां लिख सकते हैं शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता। आठवां है यातायात व संचार के साधनों का विकास। और इसके बाद में 9वां है तकनीकी विकास का स्तर। और 10वां सार्वजनिक नीतियाँ। और 11वां है जन जागरूकता। तो ये सभी
भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन सभी कारकों के कारण से हमारी साक्षरता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट है, योजना आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अब योजना आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। तो योजना आयोग के अंतर्गत अपन ये बता सकते हैं, पहला तो देश के भौतिक अभौतिक पूंजीगत व मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना, ये योजना आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है संसाधनों के अनुकूलतम एवं प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु विकास योजनाओं का निर्माण करना। इसके बाद में तीसरा लिख सकते हैं प्राथमिकताओं को निर्धारित करना तथा उसी के अनुरूप संसाधनों का आवंटन करना। चौथा बता सकते हैं नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्धारण करना। पांचवा हो जाएगा योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना। और छठा हो जाएगा सरकार को आर्थिक विकास की बाधाओं से अवगत कराना। केंद्रीय और राज्य सरकार को अन्य सभी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुझाव देना, ये भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। अब क्वेश्चन नंबर 13वां है 20 सूत्री कार्यक्रम एजेंडा 20 20 सूत्री कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिएगा। अर्थात 20 सूत्री कार्यक्रम पे अपने को टिप्पणी लिखनी है, तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए सुनिएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत स्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में, कब 1975 में, ध्यान रखना 1975 में की थी और पुनः 1982 और 1986 में इस कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक बार नीतिगत परिवर्तन हुए। सन 2006 में इस कार्यक्रम का पुनः गठन किया गया। TPP 2006 के अंतर्गत कार्यक्रम व नियोजन नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन व सार्क सोशल चार्टर के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कार्यक्रम कहा गया। यह 5 अक्टूबर 2006 को अनुमोदित किया गया था। तो आप इसको 3-4 बार सुनना इस बात को, तब जाके आपके समझ में आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 14, तो उसके बारे में भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है निर्धनता के संबंध में किन्हीं 5 सर्वव्यापी तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो निर्धनता के संबंध में जो अपने 5 सर्वव्यापी तत्व है वह है, पहला है गरीबी का अभिशाप है, जो भूख, कुपोषण, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा तथा मानव विकास के निम्न स्तर की सूचक है। दूसरा बता सकते हैं निर्धनता का दुष्चक्र अनवरत रूप से चलता रहता है, जिसके कारण से भी निर्धनता बढ़ती है, गरीबी आती है। और तीसरा हो जाएगा डॉक्टर लॉर्ड बॉयड और ने 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया था। अर्थात 2300 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति भी अगर रोज़ प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, गरीब होता है। और चौथा हो जाएगा गरीबी का आकलन न्यूनतम कैलोरी उपभोग तथा प्रति व्यक्ति प्रतिमाह व्यय द्वारा किया जा सकता है। और पांचवा बिंदु हो जाएगा गरीबी एक भौगोलिक एवं सामाजिक आयाम है, तो ये भी इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके बारे में देखिए गरीबी उन्मूलन हेतु संचालित रोजगार कार्यक्रमों के नाम लिखिएगा। तो गरीबी उन्मूलन हेतु 6 रोजगार संचालित है जो सरकार के द्वारा, जिनमें से पहला है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण करना, पहला रोजगार तो ये है। दूसरा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तीसरा है जवाहर रोजगार योजना। चौथा हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास। और पांचवा हो जाएगा जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। और छठा हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। ये सारे के सारे गरीबी उन्मूलन हेतु चलाए गए 6 महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता दूं, मैंने इसके अंतर्गत 15 क्वेश्चनों के आपको आंसर बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों के मैं जो 16, 17, 18 अपने इस PDF के अंतर्गत अभी 4-5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। इन क्वेश्चनों के मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा और साथ में 2-3 क्वेश्चंस और इसमें ऐड करके लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अन्य दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।